आपने फिल्मों में, सीरियल्स में या बड़े बड़े चर्चित केसेस में अक्सर देखा होगा कि किसी भी अपराध में सबसे पहले आरोपी की बेल के लिए अपील की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान पर अपराध के आरोप लग रहे हैं उसे पकड़ने की बजाय बेल कैसे मिल जाती है? आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। एक समझदार नागरिक होने के नाते आपको कानूनी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कानून की नजर में हर आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए। इसीलिए सबसे पहले जेल नहीं, बेल को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, कानूनी भाषा और उसके कायदे कानून समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासतौर से एक आम इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवेयर ना रहे। सही और एटलीस्ट जो बेसिक जानकारी है वो होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम जमानत यानी कि बेल से जुड़े कानून के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे जमानत मिलना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से का अधिकार है। और आज खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले कुछ लोगों की रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। ठीक है, जमानत के बारे में ऐसा है कि यह माननीय न्यायालय डिसाइड करती है। पुलिस ने यदि किसी को संलिप्त कर दिया है तो यह नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध किया ही किया है। इसी दशा में माननीय न्यायालय ने यह तय किया है कि उसकी संलिप्तता और उसके विरुद्ध जो साक्ष्य और समाज में उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस मायने से माननीय न्यायालय उसकी जमानत ले। जमानत के संबंध में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में स्पेशल प्रावधान है और जमानत देना जज का व्यक्तिगत अधिकार है, पर सामान्यतया गंभीर अपराधों में जमानत नहीं दी जाती है। कानून में जमानत देना मैंडेटरी प्रोविजन माना गया है, आवश्यक रूप से जमानत प्राप्त होना ही चाहिए। आरोपी को अंदर कर उसके प्रोसिक्यूशन चलाना, उसके स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का उपयोग, वो दोषी है कि नहीं ये बाद में पता चलता है, लेकिन जब मैंडेटरी उसकी जमानत देना आवश्यक है ताकि वो जाके उसको अपना डिफेंस कर सके। इस आरोपी को जमानत देने से कहीं प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं हो, इस आधार पर उसको जमानत अस्वीकार की जाती है। क्योंकि किसी व्यक्ति को सिर्फ पुलिस द्वारा अपराधी बना देने पर वो दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तो जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं होता तब तक उसके पास अधिकार रहता है जमानत प्राप्त करने का भी। पास्को एक्ट के अंतर्गत अगर देखा जाता है तो उनमें जमानत नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आधार होता है कि न्यायालय जो है कि वो आरोपी की मामले में भूमिका देखती है, और उनकी क्षेत्राधिकार के अनुसार ही न्यायालय जमानत देता है और वो विचाराधीन रहता है। जमानत में आवेदन देना पड़ता है, वकील साहब वकालतनामा लगाए थे, इसके बाद में आधार कार्ड मांगा थे अपनो, तो जमानत को आवेदन दिए थे कोर्ट में, तो कोर्ट ऑर्डर करा थे, फिर के बाद में जमानत हो जाते। एक जमानतदार खड़ा करना पड़ता है जिसकी वही लगती है एसॉल्वेंसी। देखिए, जमानत पर न्यायालय विचार करती है। घटना में मुख्य जो आरोपी रहते हैं या सहायक होते हैं, उनका भूमिका क्या है, घटना में उनकी भूमिका क्या है, उस पर विचार करने के बाद ही न्यायालय जमानत पर विचार करती है। और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, क्रिमिनल वकील आशीष बरगले जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आशीष जी, आपका स्वागत है बहुत जीएमपीसीजी पर। और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जमानत मतलब क्या है? आम इंसान के लिए जमानत कितना मुश्किल या कितना आसान होती है, ये पहले बताइएगा। आप सभी को नमस्कार, और बहुत अच्छा विषय चुना है आप लोगों के द्वारा, इसके लिए बधाई। क्योंकि जो आम जनता है उसको हमेशा ज़मानत और ज़मानत से संबंधित जो कानून है उसके बारे में भ्रम निर्मित रहता है और उसको क्लैरिटी नहीं रहती इस बात की कि हम किस तरीके से जो है उसको डील करें। तो बेसिकली जो ज़मानत का कानून है हमारे देश में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर उसको रेखांकित किया है। और जो नया कानून आया है भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम, उसमें भी जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ ज़मानत को, पहले ये माना जाता था कि ये जो ज़मानत का जो कानून है ये डिस्क्रिशन है, उस जज के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है जिसके पास ये पिटीशन या एप्लीकेशन गई है। लेकिन अब बहुत हद तक इसका डिस्क्रिशन जो है कम कर दिया गया है और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन न्यायालय जो सुनवाई कर रहा है उसको जो है उसका ध्यान देना पड़ता है। 1977 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था
स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद, उसमें ये कहा था कि जो बेल है वो रूल है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। हाँ। और आप देखेंगे 2011 तक कंसिस्टेंटली इस बात को माना गया है। जो 2011 में जो संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई का केस आया, उसमें भी इस बात को माना गया है कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो रूल होना चाहिए। और इसीलिए आज ये सारी बहस छिड़ी हुई है कि जब किसी भी केस में विस्तार से बताइएगा कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन, इसको थोड़ा विस्तार दीजिएगा क्योंकि शायद हमारे जो आम दर्शक हैं वो थोड़ा समझने में मुश्किल हो। जी, जो हमारे यहाँ जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल का, उसमें ये माना जाता है कि जो व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या गिरफ्तार होने वाला है, वो तब तक जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाए तब तक वो इनोसेंट है। हाँ। और ये आर्टिकल 11 जो है ह्यूमन राइट्स का, वो भी इसको गारंटी करता है कि जब तक आपके ऊपर जो आपका जुर्म है वो साबित नहीं हो जाए तब तक आपको जो है वो निर्दोष माना जाता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर जब भी किसी न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन आता है कि भाई ये जो, तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्लासिफिकेशन क्या है उसका। क्लासिफिकेशन अगर आम लोगों के भाषा में देखें कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है बेल का वो जेल में है या जेल के बाहर है। अगर वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है तो वो रेगुलर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर रहा है। और जो माननीय न्यायालय है उसको ये देखना होगा कि जो जुर्म हुआ है वो किन धाराओं में दर्ज किया गया है। और अगर दर्ज किया हुआ जुर्म अगर रेगुलर बेल के तहत सेशन ट्रायबल मामला है तो सेशंस कोर्ट में रेगुलर बेल जाएगी। अच्छा। सेशंस कोर्ट में जब रेगुलर बेल जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति किस अपराध में बंद हुआ है और ये कितने दिनों से जेल में है। तो जो माननीय न्यायाधीश उसको कंसिडर करते हैं वो इस आधार पर कंसिडर करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कितने दिनों से जेल में है और अगर इसको बेल दी जाती है तो किसी प्रकार का सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा। किसी प्रकार का सोसाइटी में कोई अनरेस्ट तो नहीं आ जाएगा या इस तरीके का कोई प्रेसिडेंस तो ये लागू नहीं हो जाएगा कि ये जो व्यक्ति है दोबारा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है। तो ये जो मान्यताएं हैं इसके आधार पर जो जज है वो हमारा डिसीजन देता है और उस बेल को कंसिडर करता है। अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं कि अगर एक से अधिक व्यक्ति उसमें आरोपी हैं तो क्या पहले किसी की जमानत हो गई है, जो ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी कहलाता है कि समानता का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को उस जुर्म में बेल मिल चुकी है तो जो सेकेंड एक्यूज है, को एक्यूज है, उसको अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। पर जज के ऊपर ये डिस्क्रिशन है कि जो ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी है उसको वो एग्जामिन कर सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी का मतलब आम भाषा में ये कहा जाता है कि जो समानता है क्या वो क्राइम में पार्टिसिपेशन में समानता है या असिस्टेंस में समानता है। अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो माननीय न्यायालय जो है उसी के बेसिस पे वो आदेश करता है। अब अगर कोई व्यक्ति है जो बेल लेना चाहता है, उसको कोई एप्रीहेंशन है कि भाई किसी भी मामले में मुझे अरेस्ट किया जा सकता है और मेरे खिलाफ कोई एफआईआर पेंडिंग है जिसमें मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है एंटीसिपेटरी बेल का। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि वो संबंधित सेशंस न्यायालय में उस डिस्ट्रिक्ट के ये आवेदन करेगा कि हमारे को आशंका है कि हमें पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, तो हमें प्री अरेस्ट बेल, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, अग्रिम जमानत, उसके लिए वो अप्लाई करेगा। वो जो अप्लाई करेगा उसमें पुलिस को भी मौका मिलेगा इस बात का ऑब्जेक्शन लेने के लिए कि इनको जमानत अग्रिम क्यों ना दी जाए। इन दोनों के ऑब्जेक्शंस आने के बाद फिर जो सेशंस कोर्ट है या हाई कोर्ट है जहां भी आपने एप्लीकेशन दी है तो वो डिसाइड करेगा कि क्या आपको जिन कंडीशंस पे आपने एंटीसिपेटरी बेल मांगा है तो वो आपको दी जा सकती है अथवा नहीं। यहाँ पर भी जो आर्टिकल 21 है लाइफ ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो सिद्धांत है वो लागू होता है और उस आधार पर देखा जाता है कि आप अगर एक अग्रिम बेल आपको मिल जाती है तो आप उसका मिसयूज तो नहीं करेंगे और किसी क्राइम में एक्टिवेट तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी आपका स्वागत है। निचली अदालतों से अगर जमानत रद्द हो जाती है तो आगे क्या रास्ता बचता है, कैसे आगे जमानत मिल सकती है उस शख्स को? किसी भी अगर नीचे की अदालत से जमानत रद्द होती है तो अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए
मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज किया तो सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट ने अगर खारिज किया तो हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट ने अगर खारिज किया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, उसके तहत। दूसरा हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पहले था, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून है उसके मुताबिक उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप बेल के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको बेल जो है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस के मुताबिक नीचे की कोर्ट में लगानी पड़ेगी। अगर वहां से खारिज हो जाती है तो ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरा, उसी केस में अगर मान लीजिए किसी को बेल मिल गई या और प्रोसिक्यूशन और या ऑब्जेक्टर उनको लगता है कि आर्बिट्री डिस्क्रिशन के एक्सरसाइज के बाद ये बेल मिली है, तो उसके कैंसिलेशन के लिए भी अपीलेट कोर्ट में ऑब्जेक्टर या विक्टिम और या प्रोसिक्यूशन उनको लगता है तो वो जा सकते हैं। ये प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है पहले भी सीआरपीसी में थी और अब बीएनएसएस में है। अच्छा अश्विनी जी, अगर हम गंभीर अपराध में देखें, आरोपी है और उसको जमानत मिल जाती है, क्या ये न्याय संगत है? फॉर एग्जांपल अगर हम राजा रघुवंशी केस को देखते हैं, सोनम रघुवंशी को जमानत मिली है अभी और उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अगर गंभीर अपराध में जमानत मिलती है तो सवाल वही, क्या न्याय संगत है ये? देखिए, जमानत देना ये कोर्ट का विजडम और डिस्क्रिशन है, और ये विजडम और डिस्क्रिशन कानून की किताबों में लिखा हुआ है कि किस मामले में जज जमानत दे सकता है। ये जज के विजडम डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, सोनम रघुवंशी का केस थोड़ा डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि आप किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है। किस मुकदमे में अरेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या धाराएं लग रही हैं, कौन से थाने में लेकर के जा रहे हैं, कौन से पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है। इस केस में जब गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को अरेस्ट किया गया तो सोनम रघुवंशी के खिलाफ जो चार्जेस उन्होंने बताया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बेसिकली नहीं बताया। और उसीलिए अगर आप पढ़ेंगे सोनम रघुवंशी का ऑर्डर जो मेघालय कोर्ट ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इसको अरेस्ट करते समय नहीं बताया, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताना उसकी जो लाइफ और लिबर्टी है उसका वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, हीनियस क्राइम हो और या ना कोई नॉर्मल क्राइम हो, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, अपने अपने तथ्य होते हैं, और उन तथ्यों में क्या वहां पर एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट किया है वो देखे जाते हैं जमानत के समय, अगर ट्रायल नहीं शुरू हुआ है उन परिस्थितियों में। यहाँ इस केस में सोनम रघुवंशी को जो जमानत दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सोनम रघुवंशी ऑब्जेक्टर, यानी जो सोनम रघुवंशी ने जिसको कत्ल किया या वो जिसमें उसमें षड्यंत्र में वो शामिल रही, वो या उनके जो परिवार के लोग हैं वो लोग ऑब्जेक्ट करके उसमें ऊपर नहीं जा सकते, वो हमेशा जा सकते, प्रोसिक्यूशन भी जा सकता है। यानी मेघालय पुलिस भी चाहे तो शिलोंग हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकती है, और राजा रघुवंशी के परिवार वाले जो हैं वो भी चाहे तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये भी उसमें दिया हुआ है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर बेल मेरिट पर नहीं मिली है, यहाँ पर बेल टेक्निकलिटी की वजह से मिली है, और वो टेक्निकलिटी है कि आपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है नहीं बताया। अब देखिए, दूसरा बात ये है, अंकों का सारा खेल है। अंकों का मतलब शब्द, जैसे 302, अगर आपने 2 लिखा है तो मर्डर हो गया, और 8 लिखा है तो दूसरे उसके जो है जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्रिमिनल लॉ के वो अट्रैक्ट होते हैं। 307 लिखा है तो डिफरेंट अट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पर जो सेक्शन लिखना था वो सेक्शन लिखने में गड़बड़ हुई। अच्छा। और वो इंटायरली प्रोसिक्यूशन की तरफ से। क्रिमिनल केस में एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में ये होता है प्रोसिक्यूशन अपने हर जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को बड़ी संजीदगी से पेश करेगा, लिखेगा, और नहीं लिखते तो उसका एक्यूज को बेनिफिट मिलता है। यही बेनिफिट सोनम रघुवंशी को मिला। तो अब इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन होता है अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि ये क्लैरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक है, कोर्ट उसमें वापस भी भेज सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं जमानत ठीक दी गई है तो जमानत चलते रहना चाहिए। तीसरी बात यह है, जमानत मिलने से मतलब ये नहीं है कि उस मुकदमे से सोनम रघुवंशी बरी हो गई। अब यहाँ मुकदमा चलेगा, आपराधिक षड्यंत्र की दोषी है, और मुकदमा चलने के बाद आने वाले दिनों में अगर अदालत को लगता है कि ये जो है दोषी है तो जो उसमें सजा होगी वो सजा मिलेगी। और लगता है कि नहीं, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी में लूप होल है, प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं
प्रूफ कर पाई, क्योंकि ओनस ऑफ प्रूफ इसमें प्रोसिक्यूशन का होता है। तो प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है अपना केस, माने स्टेट को प्रूफ करना, स्टेट नहीं प्रूफ कर पाई, लिहाजा छूट जाता है, और प्रूफ कर लिया तो सजा हो जाती। ठीक है, यह है प्रोसेस। ठीक, मैं लौटती हूँ। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन से जमानत ली जाती है, कोर्ट से जमानत ली जाती है, दोनों में फर्क क्या है? अगर हम एक प्रोसेस की बात करें, क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, जमानत का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से अगर 7 साल अप टू 7 ईयर्स पनिशमेंट अगर है किसी भी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट के कानून के अधिकार के तहत आपको जो है वो संबंधित न्यायालय या पुलिस स्टेशन 41A का नोटिस देके आपको बुलाता है, और वहीं से आपका एक टेम्पररी बेल होती है जो कि न्यायालय में जाके कंफर्म हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का ऑफेंस है और आपकी गिरफ्तारी किस प्रावधान में हो गई। जैसे अभी सीनियर ने बताया कि सोनम रघुवंशी के केस में जो सेक्शंस हैं वो मिसकोट की गई हैं। सेक्शंस जो 103 सबसेक्शन 1 आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मर्डर, उसकी जगह जो है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो धाराएं उसमें दिखाई दी गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पुलिस की ये जो गलती है, इसके कारण जो आरोपी है उसको ये फैसिलिटी मिल गई और कोर्ट ने उसको जमानत पे छोड़ दिया। अब इस पर्टिकुलर केस में जो एस्पेक्ट है कि न्यायालय क्या करेगा, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो को एक्यूज्ड हैं, जो राज कुशवाहा जिनका नाम आया है, वो इसी ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे ना जमानत को लेकर बात कर लेते हैं, इसी ग्राउंड पे जी, हम जो हमारा मुद्दा है हम उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि केस को लेकर तो हम डिस्कस कर जो न्यायालय जी कि जो पुलिस स्टेशन से जमानत लेने की बात है और कोर्ट से जमानत लेने की बात है, दोनों को डिस्कस करेंगे। जी, तो न्यायालय के समक्ष जब आवेदन आता है, तो अगर वो पुलिस के द्वारा जमानत उसको दी जा चुकी है, तो उस जमानत को कोर्ट जो है कंफर्म करती है, और पूरे ट्रायल के दौरान वो जमानत जो है लागू रहती है। आपको दोबारा कहीं किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। पुलिस के समक्ष जो जमानत दी जाती है वो सिर्फ इस बात की दी जाती है कि जिस दिन आपके खिलाफ चार्जशीट संबंधित न्यायालय में पेश होगा, उस दिन आप जो है उपस्थित होकर और अपनी जमानत कंफर्म कराएंगे। अच्छा, ऐसे केसेस जिनमें जो जी आशीष जी, टाइप्स ऑफ बेल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कितने प्रकार की जमानत होती है, शायद मुझे खुद को भी नहीं पता होगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, जो जमानत के क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला आता है नियमित जमानत, जो रेगुलर बेल के तौर पर कही जाती है। दूसरा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल का भी जो प्रावधान है वो अवेलेबल है। तीसरा जो कैटेगरी है वो डिफ़ॉल्ट बेल, जिसको हम मैंडेटरी बेल कहते हैं, उसका भी प्रावधान है। और चौथा जो है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन हो जाता है किसी केस में, तो कन्विक्शन के बाद भी वो बेल अप्लाई कर सकता है कि मुझे जब तक अपील चल रही है तब तक मुझे बेल दी जाए। तो ये क्लासिफिकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, और इन क्लासिफिकेशंस पर हम देखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से ये फ्रेमवर्क तैयार होता है। ठीक, अश्विनी जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं लेकिन उन्हें जमानत मिल जाती है, अग्रिम जमानत मिल जाती है, ऐसा कैसे संभव होता है? वो नेचर होता है देखिए केस का। जैसे 7 साल तक के कम की सजा है तो उसमें नोटिस देंगे, किस अपराध में बुला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और आपके पास एविडेंस होने चाहिए, तब उस व्यक्ति को आप जो है अरेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। आप देखिए 498A का जितना मिसयूज और अब्यूज हो रहा था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय किया कि जब लॉ में प्रोविजन है सीआरपीसी में कि 7 इयर्स से नीचे के जो केसेस हैं, उन केसेस में आप अरेस्ट करने से पहले आप उनको बुलाएंगे, उनको सुनेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, आप उसके बिना किसी को अरेस्ट नहीं करें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती है। ऐसे केसेस में भी अरेस्ट कर सकती है। जैसे कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है, कहीं पर देख रहा है पुलिस का कांस्टेबल की या पुलिस का ऑफिसर की, या यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, तो वहां पर उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। कई बार आप देखिए लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो वो पावर्स अलग हैं। अब इसमें ट्रांजिट बेल भी एक बेल है, जैसा आशीष ने बताया, तो मैं आगे भी जोड़ देता हूँ कि इसमें ट्रांजिट बेल भी है। ट्रांजिट बेल में ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी डिफरेंट पुलिस जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट किया जाता है, तो वहां के जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है, मतलब जैसे मान लीजिए मेघालय का केस हुआ और गाजीपुर से अरेस्ट किया, तो ऐसा नहीं गाजीपुर से अरेस्ट करके तुरंत मेघालय ले जाएंगे। तो गाजीपुर में अरेस्ट करने के बाद मेघालय की पुलिस वो जुरिस्डिक्शनल जो मैजिस्ट्रेट है उनके सामने उस आरोपी को पेश करेगा, और पेश करने के बाद वहां ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देखे जाते हैं, किन किन मुकदमों में आपने किया। और अगर मान लीजिए कि
जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं है तो उस मैजिस्ट्रेट को पावर होती है कि वो वहां भी अरविंद केजरीवाल के केस में आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने थ्रू आउट शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिए हमेशा अपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को चैलेंज किया कि जो अरेस्ट किया गया ईडी ने, तो ईडी के पास कोई ऐसा आधार नहीं बनता था अरेस्ट करने का। तो एक राउंड की लिटिगेशन अप टू सुप्रीम कोर्ट ये भी गई थी। तो आपको 3 स्टेज पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिलता है। पहला रिमांड के स्टेज पर, दूसरा जब अरेस्ट कर लेते हैं तो जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस कस्टडी जब मांगने लगते हैं तो उस समय आप लगते हैं नहीं जुडिशियल कस्टडी दिया जाए, पुलिस के कस्टोडियल इंटरोगेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अरेस्ट जो आता है व्यक्ति तो रेगुलर बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वो तमाम बेल के आधार हैं। अब हीनियस क्राइम में जो आपने कहा कि कई बार देखा जाता है कि अपराध हो जाता है उसके बाद बेल मिल जाती है। अब पुणे पॉश केस देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं 10 सेकंड लूंगा। पुणे पॉश केस जिसमें 2 बच्चों को एक तीव्र गति से वाहन चला रहे जो नाबालिग था उसने गाड़ी से कुचल दिया। अब नाबालिग के खिलाफ मैक्सिमम पनिशमेंट कोई क्राइम करता है तो 3 इयर्स की, हालांकि अभी थोड़े से सुधार उसमें हुए हैं और खास तौर से नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है तो उसमें 2 साल की सजा है। अब बीएनएस में 6 साल हुआ है, अब बीएनएस के 306 में अप टू 10 इयर्स हुआ है, लेकिन वो अभी एग्जीक्यूशनल, उसका एग्जीक्यूशन जो है स्टे है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो हर केस के तथ्य अलग होते हैं, किस केस में बेल मिलनी चाहिए, किस नेचर का ऑफेंस है, ये अलग अलग केस पे अलग अलग एफआईआर और अलग अलग मुकदमे पर निर्भर करता है। ठीक, आशीष जी, जमानत जब मिलती है तो कई शर्तें भी होती हैं, उन शर्तों के साथ जमानत दी जाती है, लेकिन उन शर्तों का जब उल्लंघन होता है तो क्या इंसिडेंट होता है? देखिए, जब ज़मानत दी जाती है तो सशर्त होती है, उसमें कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं और उससे एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि वो उन सब शर्तों का पालन करेगा। लेकिन अगर उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, उनका वायलेशन होता है, तो जिस कोर्ट ने ज़मानत दी है उसी को ये पावर है कि वो अपना जो है ज़मानत कैंसिल कर सकती है और कंडीशंस के ब्रीच के आधार पर उसको पनिशमेंट दे सकती है। दूसरा कि जो विरोधी पक्ष है, जो फरियादी पक्ष है, उसकी तरफ से जो ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं कि भाई इसकी जो बेल हुई थी उसमें जो कंडीशंस थी उसको इसने पालन नहीं किया। जैसे एक प्रमुख कंडीशन होती है कि आप जो केस के गवाह हैं उनको आप धमकी नहीं दोगे, आप उनको परेशान नहीं करोगे, किसी प्रकार का कोई वो नहीं करोगे। तो अगर वो गवाह या जो फरियादी है वो ही उपस्थित होकर कहता है संबंधित न्यायालय के कि ये जो व्यक्ति है मुझे धमका रहा है या इस बात की सूचना वो संबंधित पुलिस को देता है, तो पुलिस उसका संज्ञान लेती है, उस पर जांच करती है और अगर ये पाया जाता है कि वास्तव में जो कंडीशंस हैं उनको पालन नहीं किया जा रहा है तो फिर संबंधित न्यायालय उनकी बेल कैंसिल कर सकती है। बेल कैंसिलेशन के लिए हम जिस अदालत ने बेल दी है उसके जो ऊपर अदालत है वहाँ पर भी जाके एप्लीकेशन दे सकता है फरियादी कि ये जो टर्म्स कंडीशन से इनका वायलेशन हुआ है और इसलिए जो है ये बेल रद्द की जाए, कैंसिल की जाए। ठीक है। अश्वनी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि न्याय प्रणाली को जो हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ज़मानत को लेकर क्या इनइक्वालिटी है? और साथ ही ये भी हम जानेंगे कि ज़मानत रद्द करने के लिए, पहली बार अगर ज़मानत के लिए कोई जाता है तो रद्द करने के लिए अदालत किन परिस्थितियों को देखती है? ये दोनों ही सवालों का जवाब आपसे लूँगी। देखिए, मैंने कहा कि आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर में अगर मान लीजिए किसी जज ने जमानत दिया कि जमानत देने का आधार नहीं था और तब भी जमानत दे दिया, जमानत देने से वो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, समाज में किसी प्रकार का विद्वेष पैदा कर सकता है, या वो उसका जो पूरा जो आप एंटीसीडेंट्स देखें तो वो पूरी क्रिमिनलिटी से भरा हुआ, माने वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, गवाहों को खतरा हो सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये तमाम बिंदुओं को कंसीडर किया जाता है। और दूसरा, उसके बाद जो कंडीशंस इम्पोज हुई हैं वो कंडीशंस वो ब्रीच कर रहा है, तो वो सारी चीजें। लेकिन एक तो जिस केस में कन्विक्शन हो गई उसमें अगर मान लीजिए कि सेंटेंस को सस्पेंड किया, गलत तरीके से किया, तो उसके खिलाफ आप अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं कि यहाँ सेट असाइड करने की जरूरत है। वो जो आपने सेंटेंस इनको दिया, जो आपने इनको सस्पेंशन किया है इनका जेल टर्म, उसके खिलाफ वो सेट असाइड की यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बेल देते हैं तो उसके कैंसिलेशन के लिए, कैंसिलेशन का अलग प्रोसेस है और सेट असाइड करवाने का, मीनिंग दोनों का एक है लेकिन उसके टर्म जो है अलग अलग तथ्य के आधार पर बदल जाते हैं। तो दोनों पक्षों को अधिकार है। हालांकि कैंसिलेशन के केस में कोर्ट्स नॉर्मली, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है बेल देने के बाद दोबारा उसको रिकॉल करें, दोबारा उसको
कैंसिल करें, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। बेल देते समय सारे पहलू ध्यान में रखे जाते हैं। हर केस के अलग पहलू होते हैं, अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं और उस पर अलग तरीके से और उसी के हिसाब से जैसे जमानत होती है। माफी के साथ रोक रही हूँ, वक्त का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देश में कानून है और कानून के तहत बहुत सारी प्रक्रियाएं। जमानत के लिए क्या प्रक्रिया, क्या कानून रहे, ये हमने आपको बताया अपनी खास पेशकश में।